नमस्कार। चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अब पीछे हटता दिख रहा है। पैसा पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में आया है कंट्री। ऐसा कुछ दिख रहा है कि उसमें से पैसा निकालना या निकाले ना तो मतलब अपना हाथ रोक रहा है आगे और पैसा खर्च करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुलरेज शेख जी, जो कि जाने-माने एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी पकड़ है। वैसे पेशे से ये डॉक्टर है, आपका इलाज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर होने के साथ-साथ इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं और बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये चाइना की इकोनॉमी को हो क्या गया? क्यों इकोनॉमी डाउन दिख रही है? कैसी क्या-क्या पहली चीज़ तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इकोनॉमी किस सूरत-ए-हाल में है? दूसरी चीज़ कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से पैसा क्यों खींचना शुरू कर दिया? देखिए, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राजनीति होती है और दुनिया में जो कुछ भी होता है रोहित भाई, उसके पीछे राजनीति होती है। तो जो चीन में हो रहा है उसके पीछे भी राजनीति है और इस राजनीति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चीन में 20th जो नेशनल कांग्रेस होने वाली है वो ईयर एंड में होने वाली है, नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। और इसी में थर्ड अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंशियल टर्म मिलेगी शी जिनपिंग को। तो शी जिनपिंग को बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं और उसका जो इफेक्ट है चीन की इकोनॉमी पर साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने पहले अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि मैंने कोविड के ऊपर जीत लिया और दुनिया का पहला देश हूं मैं और पहला राष्ट्रपति हूं जिसके नेतृत्व में देश जो है वो कोविड से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जीवन जी रहा है। आप याद कीजिए, कोविड के तुरंत उपरांत जो इनकी पीपल्स कांग्रेस हुई थी उसमें कोई मास्क पहन के नहीं था। एक तरह से दुनिया के ऊपर एक तरह से हंसी उड़ा रहे थे वो कि दुनिया लॉकडाउन में है और हम बिना मास्क के पूरी गैदरिंग्स कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़ी वेव आई तो फिर कोविड ने त्राहिमाम मचाया। उसके बाद इन्होंने मूर्खता करी कि अपनी साख को बचाने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी रखी। अब जीरो कोविड पॉलिसी क्या है साहब, कि यदि 5,000 लोगों की मल्टी में एक भी केस निकल जाता है तो वो सबके सबको रोक देंगे, सबको क्वारंटीन कर देंगे। तो वो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी के ऊपर जो मुक्का लगा है कि वो ट्रिलियंस में, मुझे लगता है बिलियंस तो कम से कम होगा, और ट्रिलियंस में नुकसान हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को भी धक्का पहुंचा है, पोर्ट्स को भी धक्का पहुंचा है। तो उसकी वजह से चीन की जो पेइंग कैपेसिटी है वो अभी नहीं है। फिर मैं बार बार कहता हूं कि शी जिनपिंग अपने कार्यकाल के 7-8 साल तक एक तरह से ब्लैंक चेकबुक जेब में रख के दुनिया के देशों में जाते थे और डिप्लोमेसी करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये 20th कांग्रेस नजदीक आ रही है तो वो चेकबुक उनकी इस तरह से जेब में नहीं है, क्योंकि उनके जो राइवल खेमे हैं जिनको शंघाई गैंग भी कहते हैं, जो जियान फ्रैक्शन, और लोग समझते नहीं है दूर से बैठकर कि जियान फ्रैक्शन कितना पावरफुल है। जियान फ्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चाहे वो जैकमा जैसी बड़ी कंपनीज हो, चाहे उनकी जो साइबर रिलेटेड हाईटेक कंपनीज हो, उन सब पर नियंत्रण किया गया, कईयों को बर्बाद किया गया, क्योंकि ये सब जो थे वो जियान ग्रुप के थे। मत भूलिए ये चीज कि डेन शाओपिंग के बाद डेन शाओपिंग के बाद जियान बने और जियान के समय में भी काफी प्रोग्रेस हुई चाइना में। लेकिन जियान ने क्या किया था कि अपने जो हुक्स थे वो अलग अलग जगह बिठा रखे थे, विशेषकर जो वहां पर गोपनीय जानकारी इकट्ठी करने वाले गुप्तचर विभाग हैं, जो ऑफिस 108 शायद बोलते हैं जिसको, ऑफिस 108 है, ये सब एस्टेब्लिश इन्होंने ही किया था। और चूंकि इनके समय चाइना में काफी प्रोग्रेस हुई तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो आज भी उन्हीं के फ्रैक्शन के हैं, और ये फ्रैक्शन बेसिकली शी जिनपिंग को नहीं चाहता पावर में रहने देना। तब उनको रोकने के लिए क्या किया जाए, सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारी हाईटेक के ऊपर काबू कर लिया गया।
आईपीओज रोके गए, इन सब के परिणाम स्वरूप भी इकोनॉमी पे बहुत जम के पंचिंग हुई है, तो उसका नुकसान इकोनॉमी के ऊपर हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए चीन से साहब बहुत सारी खबरें साफ गोही से बाहर नहीं आती, ये वो भारत नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप नहीं है। तो माना ये जाता है कहीं ना कहीं आपको फिर चीजों को एनालाइज ही करना पड़ेगा। माना ये भी जाता है कि जीरो कोविड पॉलिसी के पीछे भी ये कारण है कि लोगों पर नियंत्रण रखना, अपने एंटाई लोगों को भी अपनी गिरफ्त में रखना जब तक शी जिनपिंग थर्ड टर्म नहीं ले ले। अब उसके परिणाम स्वरूप जो वहां की अर्थव्यवस्था पे समस्या आ रही है, जब आर्थिक संकट बढ़े, इतने लंबे लॉकडाउन हुए, तो फिर रियल एस्टेट जो कि 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है चाइना की, वो एक तरह से बस्ट हो गया। जब वो बस्ट हुआ तो फिर एक और से वो जिसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, इकोनॉमी पे वो स्टार्ट हुआ। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब चीन की बाहर निवेश करने की कैपेसिटी उतनी नहीं बचेगी, तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे किन कैसे कैसे देशों में थे, देखिए कुछ प्रोजेक्ट को आप छोड़ लीजिए, कुछ में भी किसको, जो चोंगकिंग डिसबर्ग वाला जो कनेक्टिंग रूट है, जो चीन को यूरोप वाया जर्मनी कनेक्ट करता है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इकोनॉमिक वायबिलिटी को देख के बना गया है। इसी प्रकार से जो ग्रीस का पोर्ट है वो बहुत सक्सेसफुल रहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको छोड़ दीजिए। तो बाकी जिन कंट्रीज में निवेश किया आप उन कंट्रीज की लिस्ट उठाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि इकोनॉमिक वायबिलिटी वहां बनती नहीं है। चाहे वो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हो जिनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो। अब आप सोचिए कि आप युगांडा के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोलीविया जैसी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे इन्वेस्ट तो आपको ही देना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे थे कि आप चीनी बैंक को पैसा दे रहे थे और उसके बदले गिरवी उनके एसेट्स रखवा रहे थे, लेकिन जब पैसा होगा तब होगा। अब दूसरा ये भी हुआ कि जब कोविड-19 आया तो ये कंट्रीज पहले ही गरीब कंट्री थी, इनकी कमर टूट गई। जब इनकी कमर टूटी तो इन्होंने पैसा देने से हाथ खड़े करने की स्थिति बना दी। अब ये एक डबल नुकसान था। तो जाम्बिया पहला कंट्री बना जिसने 2020 में ही डिफॉल्ट कर दिया। अब केनिया ने भी कहा है कि जो इनकी ये अफ्रीका स्टार्ट रेलवे ऑपरेशन कंपनी है, उसका पैसा भी यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करें पेइंग टाइम में या कुछ इंटरेस्ट रेट्स में, जब तक कि उनको आप वापस नहीं करते हैं परिवर्तन इन शर्तों में, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसी बहुत सारी आपको कंट्रीज मिलेंगी। फिर चूंकि एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अनवायबिलिटी थी इन प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट जो थे वो ओवर एस्टिमेटेड थे, ओवर कॉस्ट थी। तो कई कंट्रीज जैसे मलेशिया, मलेशिया अकेले ने लगभग लगभग $13 बिलियन के वर्थ के प्रोजेक्ट्स को मना कर दिया, उसको एक तरह से उन्होंने दरकिनार कर दिया। फिर और भी कंट्रीज हैं जैसे कायराज रिपब्लिक, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टीनिग्रो, जिबूटी, इन सब भी की भी स्थिति आज पे करने की नहीं है। और यहाँ पर भी ये बात मालूम पड़ा है कि यहाँ पर डेब्ट जो ये लोग कर्जे में डूब सकते हैं, और इसलिए इनकी भी सरकारें कहीं ना कहीं पीछे हाथ खींच रही हैं। अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जिबूटी जब तक, अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का छोटा सा देश है जिबूटी, जहां कई देशों की मिलिट्री बेसिस होती है, भारत की भी है, चीन की भी है, यूएस की भी है, रशिया की भी है, चीन की, सबकी है इनकी। तो वहां पर बीआरआई की दया दृष्टि जब तक उसके ऊपर नहीं आई थी, जब तक वो बीआरआई का अंग नहीं बना था, उसका जो टोटल फॉरेन जो ऋण था वो उसकी जीडीपी का 50% था। बीआरआई में आने के बाद वो 85% हो जाता है। अब आप सोचिए कि वायबिलिटी क्या है। फिर बहुत सारे, खम्बन टोटा एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ था कि नहीं हुआ था, किन शर्तों पे आपने किया। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका पूरा किया जाए। अभी ऐसा कुछ एनालिसिस के बिना जिस एयरपोर्ट के ऊपर एक फ्लाइट दिन भर में नहीं उतरती है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसको शादी ब्याह में यूज करने लग गए लोग किराए पे लेकर एयरपोर्ट को। तो ऐसे स्थिति में जो वो पैसा था उसका आप ब्याज कैसे चुकाओगे। अब इन्होंने नया तरीका निकाला है। इन्होंने क्या करा है कि पहले तो ये था कि साहब हम जो है वो चाइनीज कंपनी को ही लोन देंगे, चाइनीज ही लेबर आएगी
और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, छुपी हुई शर्तें, चाइनीज कंपनी को लोन दे रहे हो, उस कंट्री को नहीं दे रहे हो आप, लेकिन उस कंट्री जो उसकी जवाबदेही ले रहा है वो देश दे रहा है कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और लेबर और काम करने वाले कहां से आएंगे, वो भी चीन से आएंगे। अब उसके खिलाफ रिसेंटमेंट शुरू हुआ क्योंकि कोविड-19 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर में हाई है, तो अब ये साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है अब हम इसको पीपीपी मॉडल पे करेंगे। अब पीपीपी मॉडल पे जब कर रहे हैं तो फिर ये प्रमोट अब कर रहे हैं कि जैसे अफ्रीका में या दूसरी कंट्रीज में बहुत सारे इन्होंने मोटरवेज हाईवेज बनाए, तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है आप टोल टैक्स वसूल करें। अब टोल टैक्स जो है उसकी दरें बहुत बड़ी रखी हैं, बहुत महंगी रखी हैं, तो लोकल जो जनता है वो चीन के खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन वो अपनी सरकारों के खिलाफ जा रही है। जब उनकी सरकारों के खिलाफ आवाम खड़ी हो रही है क्योंकि ये इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फिर वो चीन का के प्रोजेक्ट्स को दरकिनार कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, और ये सब चल रहा था, इसके ऊपर एक बड़ी चीज और हो गई, वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया। अब इससे क्या हुआ कि रशिया एक तरह से गेटवे बना हुआ था कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से चीन अपना माल भेज देता था वो सी के थ्रू होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां से फिर वाया लैंड और वाया ट्रेन वो ट्रांसपोर्ट होता था यूरोप में। अब चूंकि वो वाला ब्लैक सी वाला जो एरिया है वहां सैंक्शन युद्ध वाली स्थिति की वजह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा, तो रोड रूट्स का यूज हो रहा है। जब रोड यूज का जो यूज होता है तो वो 3-4 गुना प्राइसेस बढ़ जाती है कंपेयर टू वाटरवेज। रोडवेज इज 3 to 4 times costlier for transportation compared to waterways। अमेरिका की जो इनिशियल सक्सेस और आज की भी सक्सेस है उसमें बहुत बड़ा रीजन उसके वाटरवेज की उपलब्धि जो पूरी कंट्रीज को जोड़ देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये जो युद्ध हुआ इसकी वजह से सैंक्शंस और ब्लैक सी की समस्याओं की वजह से अब उधर भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है ट्रांसपोर्ट करने की। दूसरा इनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेलारूस। अब बेलारूस भी जो है वो रशिया के साथ है, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग रहे हैं, प्लस वहां की चाइना की जो कोविड-19 की जीरो कोविड पॉलिसी, प्लस वहां आता हुआ चुनाव, तो जिसको कहते हैं ना परफेक्ट डॉग्स ब्रेकफास्ट, ये परफेक्ट डॉग ब्रेकफास्ट बन चुका है और इसीलिए ये सब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है इसके बरक्स क्या रखा है। अब इसके बरक्स साहब G7 के देशों ने रखा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, लेकिन इसमें भी कमजोरी ये है कि फंड कहां। ये बड़ा प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। मैंने जो बाइडेन के लिए भी बार बार छोड़ा है ट्विटर पे कि साहब पैसा कहां है, पैसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि खुद वेस्टर्न कंट्रीज यदि आप देखें वो तो पैसा निकाल रहे हैं दूसरी इकोनॉमी से। फेडरल रिजर्व जो है रोज ब्याज की दर बढ़ा रहा है वहां की इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, तो वो जब ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ब्याज दर बढ़ा रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रहा है, प्लस यूरोप में एक वॉर चल रही है, तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के लिए नोट कहां से आएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन वेयर इज द मनी बॉस। राइट। अच्छा, ये एक आपने टर्म यूज किया शंघाई गैंग, जरा शंघाई गैंग के बारे में बताइए क्या है और शी जिनपिंग इससे डरते क्यों हैं? देखिए मैं शंघाई जो गैंग है ये बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी के एलीट लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं है कि वो होमोजीनियस है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, वो जो बहुत पावरफुल फ्रैक्शंस हैं जो पॉलिसी निर्माण में, अर्थव्यवस्था को चलाने में, फॉरेन पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने में जो बड़ा रोल रखते हैं, उनमें से एक फ्रैक्शन जो है वो जियांग साहब का है। अब ये जियांग साहब कौन है? माओ सेतुंग। माओ सेतुंग की डेथ के बाद डन शाओपिंग, डन शाओपिंग की डेथ के बाद कौन बना प्रेसिडेंट? वो बने जियांग साहब। जियांग के बाद आए हु जिनटाओ, हु जिनटाओ के बाद आए शी जिनपिंग। जियांग की उम्र 95 के ऊपर है, लेकिन वो जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत एक्टिव है। और शी जिनपिंग चाहकर भी, क्योंकि वो भी जो पिलर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके संविधानिक ढांचे में आते हैं, जैसे संवैधानिक ढांचे में आते हैं माओ सेतुंग आते हैं, उसी प्रकार से डंग शाओपिंग आते हैं, उसमें हु जिनटाओ नहीं आते हैं।
उसमें लेकिन जियान भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जियान को उठा के जेल में डाल सकते हो। और जियान जो है वो बिल्कुल 36 के हैं इनके साथ। जियान कोई कम नहीं है, हाँ जियान ने बहुत ज्यादती की है। जो फलिंगोंग के खिलाफ जो लाखों लोगों को कत्ल करवाया गया, जेलों में डाला गया, वो सब कॉन्स्पिरेसी जो लड़ी थी, और वो ये क्या बोल के किया गया था कि जब ये जियांग साहब वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाए थे, चूंकि फॉलिंगोंग जो रिलीजियस सेक्ट था उसके फॉलोअर्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स से अधिक थे, तो उनको ये लगता था ये किसी दिन भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, तो वो ऑफिस 1110 बोलते हैं, 117 बोलते हैं, शायद 1110 ही बोलते हैं नाम की जो सिक्योरिटी एजेंसी, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जर्मनी की गेस्टापो से जो हिटलर की टाइम पे थी, तो वो गेस्टापो जैसी उन्होंने बनाई थी वो ऑफिस 1110। और उस आज भी वो ऑफिस 1110 चीन में बहुत स्ट्रांग है, उसमें ज्यादातर जो बड़े पदाधिकारी बैठे हैं वो जियान के फेवरेबल है, साथ ही में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जियान के फेवरेबल है। तो जियान का जो ग्रुप है उसको शोंगाई गैंग बोलते हैं। ओके, राइट। तो ये क्या ये शी जिनपिंग की सत्ता उखाड़ के फेंक सकते हैं? अभी कहना जल्दबाजी है साहब, क्योंकि इंटरनल डायनामिक्स उनके बहुत अलग चलते हैं। और अभी ये ताइवान का भी जो दिख रहा है कि ओवर यूज ऑफ फोर्स दिखा रहा है चाइना, वो मद्देनजर इसी नेशनल कांग्रेस के है, क्योंकि यदि उसमें शी जिनपिंग कमजोर दिखे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और नैन्सी पेलोसी ने और कुछ किया है नहीं किया है, लेकिन जियान गैंग के हाथ में एक हथियार दे दिया है वहां ताइवान जाके। अब उस हथियार से अंदर से खूब पिटाई होती होगी शी जिनपिंग की। अब शी जिनपिंग यदि सपोज करें कि चीजें उनके हाथ से बाहर जाती है, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे कई बार डर लगता है कि ये 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस से पहले अटैक हो सकता है ताइवान पे, क्योंकि यदि आप सोचिए कि शी जिनपिंग की हालत बहुत खस्ता होती है इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में, तो फिर वो अति राष्ट्रवाद जागरूक करने के नाम पे ताइवान पे हमला कर सकता है, क्योंकि युद्ध के बीच में सेनापति नहीं बदला जाता। राइट, राइट, आप इसको समझिए। राइट, राइट। तो बिल्कुल सही। अब और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दिया आपने। उम्मीद है आपके साथ हम जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे। अब की बार हम चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछेंगे। चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है और चाइना के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कहां पर डिसीजन मेकिंग मशीनरी बैठती है और वो कैसे डिसीजन लेती है, ये डिस्कशन हम आपसे जल्दी करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि जल्दी दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।